नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प IQ एजुकेशन में। आज हम लोग इस लेक्चर में MPSC 3 के जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि देखने को मिल सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुए हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। और मैंने आप लोग के लिए एक गेस्ट पेपर तैयार किया है। इसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7307204921 पे परचेस कर सकते हैं। और मेरी जो मेहनत है इसमें काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो आप इस गेस्ट पेपर का ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं। इसके अंदर 3 गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर लिखने के लिए या मदद करेगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप मिस मत करें, इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। वो है टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं और इस प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन दिस प्रोसेस बी अचीव्ड। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, यानी कि जो टिकाऊ विकास है वही एक प्रकार का सतत विकास होता है। टिकाऊ जो शब्द है, टिकाऊ शब्द का अर्थ ही होता है जो लंबे समय तक चले, जो दीर्घकालिक समय अवधि तक चले, इसी को हम टिकाऊ विकास कहते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यह क्या चाहता है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए सुख शांति और स्वतंत्रता और कल्याण में वृद्धि कर सके। सतत विकास पहले तो समझ लेते हैं हम होता क्या है। सतत विकास का अर्थ होता है, या सतत विकास का मतलब होता है प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए जो हमारे विकास हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इनकी हम पूर्ति कर सके। साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो हम कुछ ना कुछ संसाधन बचा के जरूर रखें, और ऐसी हम लोग व्यवस्था करते चलें कि वो भी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस संसाधनों का उतना ही उपयोग कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सतत विकास से आया। आप समझते हैं पहले कि सतत विकास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हुआ क्या कि जब औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उस समय यूरोपियन जो कंट्री थी, यानी जितनी भी वेस्टर्न कंट्री थी, उन्होंने जो नेचर है, जो प्रकृति है, अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग, पहले तो उन्होंने अपने देशों में उन संसाधनों का दोहन किया, फिर अपने देश में जब उन्होंने देखा कि संसाधन की कमी पड़ रही है तो उन्होंने अन्य देशों में जाकर रॉ मटेरियल्स कंप्लीट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स की पूर्ति करने के लिए अन्य देशों में जाकर वहाँ से शोषण करना शुरू किया। और इसी को ही हम लोग औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के तहत उन्होंने अन्य कंट्रीज़ में जाकर इस प्रकृति का दोहन किया और अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ में इन रॉ मटेरियल की पूर्ति करके खूब ज़्यादा कच्चे माल से जो बाज़ार माल होते हैं, यानी कि प्रकार की वस्तुएं बनाई, अलग अलग की प्रकार की चीज़ें बनाई और उन्हें अलग अलग बाज़ारों में बेचा। इस प्रोसेस के दौरान उस इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, उससे कई प्रकार के हार्मफुल गैसेस निकले, और साथ ही साथ स्टडीज़ करने के बाद ये देखने को मिला कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉन्सेप्ट है वो सीधे तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से अब इसको हम लोग अगर रोके नहीं, आज के समय में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आज के समय भी कंट्रियाँ डेवलप होने के लिए, अपने जगह विकास करने के लिए और अपने लोगों को सुख शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए इस प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन करती जा रही हैं, और नए नए वस्तुओं को निकाल कर, नए नए वस्तुओं को फॉर्म करके अलग अलग देशों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। तो आज के समय में अगर इसको हम लोगों ने रोका नहीं, इन सब प्राकृतिक दोहन को रोका नहीं, तो जो ये नेचर है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, और जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये खतरा हो जाएगा। खतरा इसलिए हो जाएगा कि फिर वो किस प्रकार से जिएगी, फिर वो किस प्रकार से जीवन यापन करेगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को लाना बहुत ही ज़रूरी था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ आप लोगों ने समझा, इसका मीनिंग आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हम लोग नेचर्स का ध्यान में रखकर उसको हम लोग उपयोग मिले, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका पूरा लाभ उठा पाए। इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यही जो मेन इसका जो जन्म है, इसका जो श्रेय है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास को जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको जाता है। इस आयोग ने बताया है विकास जो भावी पीढ़ी की योग्यता पर समझौता किए बगैर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, सभी के लिए उन्नत जीवन स्तर, बेहतर रक्षित और नियंत्रित परितंत्र तथा एक अधिक सुरक्षित और अधिक संपन्न भविष्य
पाने हेतु वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी सभी प्रकार के सबको आवश्यकताएं और सभी प्रकार के सबको बेहतर जीवन स्तर देकर, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उसकी जो योग्यता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसको समझौता किए बगैर इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। यही विचार है सतत विकास का, यही थॉट है आपका सतत विकास का। आगे समझते हैं एक बार फिर से इसको बेहतर तरीके से, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि निरंतर तीव्र आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उन्नत जीवन स्तर और बेहतर रक्षित व नियंत्रित पर्यावरण की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ठीक, आपने भली बात ये सबको समझ गए होंगे। यही चीज़ यहाँ पर दोबारा बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट था। इस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक खुल के इनकी हर पहलुओं पे बात की गई, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इसमें नियम बनाए गए। और जब कभी भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जहाँ कहीं मेंशन करना हो किसी भी एग्ज़ाम में, आप रियो डी जेनेरियो को ज़रूर मेंशन करें, आपका नंबर फिक्स है। और इसको आप बोल्ड जरूर करके लिखें। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में यह बताया गया, मनुष्य प्रकृति से सामंजस्य रखकर एवं एक स्वास्थ्यकर उत्पादनकारी जीवन का हकदार है, लेकिन राज्य अपने विकास हेतु संसाधन का प्रयोग करने के लिए सर्वसत्ता का अधिकार रखता है, लेकिन यह राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण को होने वाले नुकसान से रोके। तो मनुष्य जो होता है, यानी कि जो इंसान है, वो प्रकृति से एक सामंजस्य रखकर, यानी कि एक हार्मनी रखकर जो नेचर है उसका वो प्रयोग कर सकता है और साथ ही साथ एक स्वास्थ्यकर उत्पादनकारी जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन उसने पाया और सोचा कि जितने भी जंगल में पेड़ लगे हैं सबको काट कर मैं अपना घर बना डालूं, अपना फर्नीचर बना डालूं, अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरी कर डालूं। ऐसा करना उसके लिए गलत होगा और यह एक स्वास्थ्यकर उत्पादनकारी नहीं है। यानी कि एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ ये नहीं है कि आप सब कुछ उसको वहाँ पर जंगल को ख़त्म कर दो। आप उसको इस प्रकार से यूज़ करो कि आपके आने वाले कल और साथ ही साथ आपके आने होने वाली जो नई जनरेशन है, जो आपके आने वाले बच्चे हैं, वो भी उसका वैसे ही प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार से एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए यहाँ पर अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ, इसमें ये बात को रखा गया। साथ ही साथ यही बोला गया कि जो राज्य है उस पर अपने संसाधन का प्रयोग करने का जो होता है वो पूरा अधिकार होता है, यानी कि जो सर्वसत्ता होती है, पूरा जो हकदार होता है, सॉवरेन राइट होती है, वो राज्य की होती है कि वो किस प्रकार से उसके जो नेचर्स हैं, जैसे नदी हो गई, आपके जो रिवर्स हो गए, रिवर्स के वाटर्स हो गए, रिवर के वाटर के साथ साथ आपके जो फॉरेस्ट हो गए, जो पेट्रोलियम हो गए, गैस हो गए, कोयला हो गया, ऐसे ही और भी जितने प्रकार के नेचुरल सोर्सेज हो गए, इन सभी का किस प्रकार से यूज़ करना है वो नेचर के हाथ में होता है। कि सभी से कहते हैं कि सरकारी संपत्ति होती है। तो इस सभी चीज़ों को राज्य कैसे नियंत्रित करता है, कैसे यूज़ करता है, राज्य के हाथ में होता है। इस वजह से जो राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि कंट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार से इसके डैमेज को, नुकसान को रोके, किस प्रकार से डैमेज को रोके, ये जिम्मेदारी राज्य की होती है। और इसी प्रकार से जो समिट है उसमें सभी राजनेताओं को, जितने भी कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, उनको बुला के समिट किया गया और इस समिट में इन बातों को बहुत ध्यान से रखा गया। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई कि आने वाले समय में अगर सतत विकास नहीं होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर आप लोग सही से नहीं चलते हैं, तो भारी विभीषक का कारण भी बन सकता है। इन सभी बातों को इस समिट में रखा गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। पहला है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी। जो भी किसी देश की इकोनॉमी होती है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पर उसकी सुधार हेतु क्या होता है कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से धीरे धीरे जब प्राकृतिक संसाधन और उचित मात्रा में संसाधन का प्रयोग होगा तो धीरे धीरे जो इकॉनमी है उसकी जो वो फ्लोरिश करेगी। साथ ही साथ जो लोग हैं वो एक अच्छे और सुखदपूर्ण जीवन पहली बात तो व्यतीत कर पाएंगे, एक हैप्पी लाइफस्टाइल होगा। तो जब लोगों के अंदर एक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है तो वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो और भी ज़्यादा नई नई चीज़ों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये क्लीन एनवायरनमेंट प्रदान करके, क्लीन एनवायरनमेंट देकर जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। अगला है सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर में विस्तार करना, यानी कि जिस प्रकार से जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
जैसे कि जॉब की हो गई, एजुकेशंस की हो गई, अलग अलग प्रकार की चीज़ों की अपॉर्चुनिटी हो गई। सभी प्रकार की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अलग अलग लोगों को मिलती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल्स रहेगा किसी भी नेचर में, किसी भी देश में, तभी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वहाँ पे वर्क कर पाएंगी, और जब फैक्ट्रीज़ वर्क कर पाएंगी तभी वहाँ पे जॉब और अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी। तो इस प्रकार से जो देश है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अवसर सृजित होते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अगला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि जो भी लाइफस्टाइल होती है वहाँ के लोगों की वो हेल्दी हो जाती है। जैसे कि अगर ध्यान अपने आस पड़ोस में डालें तो जहाँ पर भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, जहाँ भी खेती नहीं होती, जैसे कृषि नहीं होती है, तो वहाँ पे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, वो उतनी बेहतर लाइफस्टाइल नहीं होती है। वहीं पे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखा गया है वहाँ के लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया करने के लिए वो माउंटेन, रिवर्स, इन सबको भी देखकर एक खुशी का अनुभूति कर सकते हैं, एक हैप्पी लाइफस्टाइल फील कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी कई भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो साफ तौर पर जो ह्यूमन की लाइफ है वो नेचर पे डिपेंड करता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हैं। इस प्रकार से अगर आप सतत विकास को ध्यान देंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके नागरिकों की होगी। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हो गया। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के समय है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि बर्निंग कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत ये है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, उस इन्वायरमेंट को कैसे आप क्लीन रखते हो, कैसे आप सेफ़ रखते हो। होता क्या है, आप वहीं अगर आप इंडिया में हो तो आप दिल्ली के एरिया को देखो तो वहाँ पे किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे अंदर कितनी ज़्यादा पॉल्यूशंस की मात्रा बढ़ चुकी है। जो लंग्स हैं, लंग्स के कई सारे डिजीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखा, उसमें सुधार नहीं किया, तो आपके जो आम नागरिक हैं साथ ही साथ इन्फ्लुएंस तो होते ही होते हैं, और जो बाकी इन्वायरमेंटल है वो भी कई सारे डिस्टर्ब हो जाएगी। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होने से जो साइकिल है, साथ ही साथ जो आसपास की और भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होंगी। होगा क्या कि इससे अगर ध्यान नहीं रखा गया तो इससे सूखा पड़ने का और अकाल पड़ने का भी डर रहता है। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि से साथ संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम। अब होता क्या है कि अब धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, साथ ही साथ लोगों को रहने के लिए, लोगों को खाने के लिए और भी ज़्यादा जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी नीड्स होती हैं। तो अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चलेंगे, एक ही दिन में हम लोग ज़्यादा अच्छी जीवन यापन करने के लिए अगर सारा प्राकृतिक दोहन कर लेंगे तो ये करना गलत होगा। अगर हम लोग अच्छे तरीके से सही मात्रा में उन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी भी जो नीड्स हैं उनको हम लोग फुलफ़िल कर पाएंगे। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो जैसे जैसे जो प्रॉब्लम है जनसंख्या बढ़ने का, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रास्ता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार से आपने हर प्रकार के तरीके से समझा कि किस प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका इम्पोर्टेंस होता है, किस प्रकार से राज्य को उसकी प्रगति करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ आपने रियो डी जेनेरियो का भी कॉन्सेप्ट समझा कि वहाँ पर किस बात को मेंशन किया गया है और यह कब गठित हुआ, और आपने इस प्रकार से सारी चीज़ों को समझ लिया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें वो बोला गया है कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का, उसमें जो गांधी के क्या व्यूज़ हैं, गांधी जी की क्या विचारधारा थी, और गांधी जी ने किस प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट दिए किसी भी देश को डेवलप करने के लिए। अब किसी भी देश को यहाँ पे मोस्टली हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि गांधी जी हैं वो इंडिया से ही रिलेटेड हैं। तो गांधी जी ने जो अपने विचारधारा इंडिया के डेवलपमेंट में दिए हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? उन्होंने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हित के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी और जो उग्रवादी नेता दल थे उनकी जो नीतियां थीं, उग्रवादी और उदारवादी दलों की जो नीतियां थीं, जो पॉलिसीज़ थीं, उनको आपस में मिलाकर, यानी उनके बीच में जो अच्छी चीज़ें थीं, उनकी पॉलिसीज़ में जो अच्छे फैक्टर्स थे, उनको मिलाकर उनका समन्वय करके, यानी कि उनको कोऑर्डिनेट्स करके एक बेस्ट रास्ता निकाला, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार के रूप में निकला।
क्या था वो चीज़ें, क्या चीज़ें थीं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, क्या था कि एक जो समय आ गया था जब उदारवादी दल जब बढ़ गए थे, तो उदारवादी जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने की इच्छा रखते थे, यानी कि एक प्रकार का वो लेटर लिखकर किस प्रकार से उनकी जो बातें, उनकी जो मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार को देकर वहाँ से वो उस पॉलिसी को मनवाने की इच्छा रखते थे, ऐसा उनका विचार था। वहीं जो उग्रवादी थे वो इनका विरोध करते थे। वो कहते थे कि जो अंग्रेज़ शांतिपूर्ण तरीके से अगर उनको सब बात माननी होती तो आज से पहले 1857 के रिवॉल्ट्स क्यों हुए, इस प्रकार की चीज़ें क्यों देखी गई। तो ये लोग शांतिपूर्ण मानने वाले नहीं हैं, एक रियॉट्स करके, हिंसा करके, अशांति फैलाकर ही ये हमारी बात को मानते हैं और तभी इसी प्रकार के जो मार्ग हैं वो अपनाने चाहिए। तो उग्रवादियों का ये विचारधारा थी। गांधी जी ने क्या किया कि जो उदारवादी की पॉजिटिव चीज़ें थीं और जो उग्रवादी की पॉजिटिव चीज़ें थीं, उन दोनों को उठाकर उनको साथ में मिलाकर एक न्यू पॉलिसीज़ को उन्होंने खड़ा किया। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय तौर पर बात को ना मानना। यानी कि एक तो बात को आप मान भी नहीं रहे हो साथ ही साथ, लेकिन आप शांत भी हो, आप हिंसा नहीं कर रहे हो। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं ना। तो इस प्रकार से नए फैक्टर्स को, नए पॉलिसीज़ को गांधी जी ने अपनाकर देश की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो विकास है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइए इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को एक जन आंदोलन का इन्होंने रूप दिया। साथ ही साथ राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया और राजनीतिक साध्यों के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग करके पशु बल को आत्मबल में जीत लिया। तो जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार से चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन हुआ, इस जगह पर जन आंदोलन को परिवर्तित किया और वहाँ से उन्होंने अपनी लोकप्रियता को बटोरा और वहाँ से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया। यानी किस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार से जो राजनीतिक साधन सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, उन्होंने इसका एक साधन बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने पशु बल यानी कि जिस प्रकार से क्रूरता की जाती थी, उसको उन्होंने अपने आत्मबल यानी कि इनकी जो सोल पावर थी, सेल्फ पावर थी, उससे उन्होंने इसको जीत लिया, इस प्रकार के आंदोलन करके। आगे बढ़ते हैं। मानवता के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, जिसमें अहिंसा और अहिंसक साधनों का उपयोग करके 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 1934 के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 से भारतीय छोड़ो आंदोलन। और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार को यह विकास दिलवाने में प्रयत्न रहे कि स्वतंत्रता जो है वो न्यायपूर्ण है। तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया वो है अहिंसा, यानी किसी प्रकार के भी रियॉट्स नहीं होने चाहिए, कहीं भी आगजनी, कहीं भी उपद्रव, किसी भी को भी हत्या नहीं करना, इस प्रकार का उनका थॉट्स था। और साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग समय पर कुछ ऐसे आंदोलन किए जिससे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये बताने पर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये मानती थी पहले कि जो इंडिया की जो स्वतंत्रता है वो न्यायपूर्ण नहीं है, वो जस्टिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडियंस अपने देश को नहीं चला पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए। उन्होंने एकता बटोरा कि नहीं, हम लोग यूनाइटेड हैं और वी आर कैपेबल टू एडमिनिस्ट्रेट आवरसेल्फ। तो इस प्रकार से 1992 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अंदर उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार है उनको, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें असहयोग का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से दिया कि जितने भी सरकारी पद पर जो भारतीय थे उनसे उन्होंने आग्रह किया कि आप वहाँ से उन पद को छोड़ें। तो इस प्रकार से जो भारत पकड़ है वो ब्रिटिश की, वो कमज़ोर होती जाए और इससे असहयोग मूवमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक कानून तोड़ा वो इसी अंतर्गत तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसी भी कानून को चुपचाप शांतिपूर्ण जाकर कानून को तोड़ देना, यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आता था। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन। तो जिस प्रकार से गांधी जी ने अलग अलग प्रकार से लोगों को बटोरा और भारत छोड़ो आंदोलन को खड़ा किया, इससे जो ब्रिटिश शासन था उसका जो रूट था वो डगमगा गया और फिर ब्रिटिश शासन इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि जो इंडियन का जो स्वतंत्रता है वो जस्टिबल है और दीज आर इंडियंस आर कैपेबल टू एडमिनिस्ट्रेट देयर सेल्फ। देन उन्होंने प्रत्येक भारतीय के दिल में दास्ता की घृणा को स्वतंत्रता के प्यार में उत्पन्न किया, यानी कि जो इतने सालों से हम लोग जो स्लेव्स के हम लोग के अंदर जो भावना आ गई थी, की जगह उन्होंने लव ऑफ फ्रीडम को हम लोग के दिल में डाला, जिससे
लोगों के अंदर एक सेवा की भावनाएं जगी, एक समर्पण की भावनाएं जगी, और साथ ही साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक उम्मीद की भावना जगी। उस उम्मीद की भावना में लोगों ने अपना जनसंघ बनाना शुरू किया, एक साथ एकजुट होना शुरू किया, और साथ ही साथ नीतियों में जो लोगों की भागीदारी है वो इसी भावनाओं से जगाई गई। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं कि जो भारत की राष्ट्रीय की पश्चिमी अवधारणा है, इससे उन्होंने लोगों को परिचय कराया कि पश्चिमी लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे अवधारणाएं होती हैं, किस प्रकार से वो लोग रहते हैं, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। आगे है सांप्रदायिकता, धार्मिक एकता तथा राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आर्थिक आयाम प्रदान करके राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बुनियाद रखी। यानी कि जो सांप्रदायिकता थी और धार्मिक एकता थी। सांप्रदायिकता यानी कि अलग अलग जाति द्वारा जो अपने जाति को उच्च दिखाने के अलग अलग क्षेत्रों में व्यवहार जैसा करते हैं, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इसको नकार कर साथ ही साथ धार्मिक एकता हो, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल देकर, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे हम लोगों ने पिछले डिस्कस किया, इन सभी को आपस में मिलाकर और सामाजिक आर्थिक आयाम प्रदान करके। यानी आपने जानते होंगे कि गांधी जी द्वारा कुटीर उद्योग थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, इन पर कितना ज़्यादा फोर्स किया गया, और साथ ही साथ ऐसे कई सारे आर्थिक नियम बताए गांधी जी ने, जिससे जो पहला हमारा देश है सबसे पहले आर्थिक तौर पर खड़ा हो सके। और से आयाम प्रदान करके उन्होंने जो राष्ट्र की अर्थनीति थी, इसका उन्होंने बुनियाद रखी। आगे बढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत और सांप्रदायिक एकता की भावना को उन्होंने प्रोत्साहित किया। यानी हर प्रकार से धर्मनिरपेक्ष भारत हो, भारत का कोई धर्म ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए और सभी को एक साथ लेके चलना, इस प्रकार की भावना को उन्होंने प्रोत्साहित किया। संसार के विश्व में एक भ्रातृत्व और मानववाद का संदेश दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने, यानी कि गांधी जी ने, विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखना और साथ ही साथ सभी को एक भ्रातृत्व के रूप में देखते हुए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वर्ल्ड के आगे रखा। गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम का बहुत बढ़ावा दिया। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, साथ ही साथ वो जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति चाहते थे, जिससे उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के प्रोत्साहन दिया। कहने का अर्थ ये है कि जो गांधी जी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि खाली स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्रता के बावजूद भी जो लोगों की उन्नति है वो ना हो पाए, जो लोगों का डेवलपमेंट है वो ना हो पाए। तो वो चाहते थे गांधी जी को जो इकोनॉमिक तौर पर जो जनता है का डेवलपमेंट हो, तो राज्य द्वारा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, ऐसे जॉब क्रिएशन दी जाए जो उनकी मदद करे कि ऐसे इंडस्ट्री वो बना सके जिससे लोग जो है उनको जॉब मिले, उनके पास आय आए, उनके पास इनकम आए, जिससे वो उनकी जो बेसिक नीड है उसको वो फुलफ़िल कर पाएँ। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर उनके साथ सामाजिक ऐसा व्यवहार ना हो, ऐसा बिहेवियर ना हो जिससे उनको आहत पहुँचे, जिससे उनको दुखी हो। इस प्रकार से सामाजिक तौर पर, साथ ही साथ उनको आत्मिक तौर पर, आत्मिक यानी कि उनके अंदर जो स्लेव्स की भावना थी वो निकाले जा सके और एक उन्नत, एक अच्छे नागरिक बन पाए, जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार का विकास करने के लिए। इन सभी प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, जो उन्नत चीज़ें हैं वो नागरिकों में हो, और इन सभी प्रकार की जो सोच थी वो गांधी जी द्वारा रखी गई। अगला है, जो गांधी जी जो थे वो आर्थिक नीति में एक विकेंद्रीकरण चाहते थे, यानी कि जो इकोनॉमिक जो पावर हो वो किसी एक विशेष कास्ट के हाथ में ना हो, कि सभी कास्ट के हाथ में हो इकोनॉमिक पावर। यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आज के समय हम लोग देख रहे हैं कि इससे लड़ने के लिए राज्य द्वारा, यानी कि हमारी भारत सरकार द्वारा रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस प्रकार से जो आर्थिक आयाम है, जो आर्थिक नीति है, यानी कि जो आर्थिक पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो एक वर्ग, एक खास वर्ग तक सीमित ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस प्रकार का राज्य प्रबंध करे। इस विचारधारा के पक्ष में गांधी जी थे। तो इस प्रकार से आपने सभी चीज़ों को समझा कि किस प्रकार से गांधी जी देश के विकास के लिए, उसमें जो उन्होंने किस प्रकार से विचार दिए, किस प्रकार से उन्होंने बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, साथ ही साथ जो सिविलियंस हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए क्या क्या पक्ष अपने रखें, क्या क्या विचार आपने रखे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, संसदीय प्रभुसत्ता क्या है। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो संसद है वो संप्रभु, एक सॉवरेंट है। किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो इसको आइए समझते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था गठित की गई स्वतंत्रता के बाद, ये कैसे एक पावरफुल कह सकते हैं इसको हम हैं, कि कैसे ये इम्पोर्टेंस रखती है अपने पूरे भारत में अपनी नीतियों को मनवाने के लिए।
इसको आइए समझते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो भारत की संसद है वो ब्रिटिश संसद की तरह फुल्ली सॉवरेन नहीं है, यानी कि जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा प्रभुसत्ता रखती है अपने अंदर, वो ज़्यादा पावरफुल है। उससे कंपेरिजन में इंडियन की जो संसद है वो इतनी ज़्यादा सॉवरेन नहीं है। और वहीं इंडिया ने क्या किया, अमेरिका से जो कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी कि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, इसको उसने अमेरिका से उठाया, जिसका मतलब था कि किसी भी देश में जो जुडिशियल पावर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पावरफुल है, और जो जुडिशियल का जो फैसला होगा वही सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा और वही सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो इंडिया ने अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट को उठाया, और वहीं इंडिया ने ब्रिटेन से जो वहाँ की जो पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से उसने उठाया और दोनों के बीच में एक मिडिल रास्ता निकाला, यानी कि उसने दोनों को सुप्रीमेसी दी, जहाँ पार्लियामेंट जो है वो अपने एरिया में सॉवरेंट है, अपने एरिया में इम्पॉर्टेंट है, अपने एरिया में पावरफुल है। वहीं पे उन्होंने इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशियल पावर को इम्पोर्टेंस दी। उसने कहा कि वो अपने एरिया में पावरफुल है, अपनी नीति को मनवाने में पूरा उसके अपना पावर रखती है। तो इस प्रकार से इंडिया ने दोनों के बीच में एक मिडिल रास्ता निकाला। तो इन दोनों के साथ जो इंडिया है वह चलता है। आगे बढ़ते हैं। संघ और राज्य का कानून निर्माण शक्ति को 3 सूचियों में बांटा गया है। सेंट्रल द्वारा और जो स्टेट है इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसलिए उसने जो पावर ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर है उसको उसने 3 सूचियों में बांट रखा है। यानी कि जो पावर्स हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट पे कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, वो इंडिया में राज्य के लिए अलग है, साथ ही साथ सेंट्रल के लिए अलग है, और दोनों के मध्य एक समवर्ती सूची होती है, एक ऐसी सूची होती है जिस पे दोनों बना सकते हैं कानून। ऐसा प्रबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों को इस बात पर स्पष्ट कर दिया कि संसद द्वारा निर्मित कानून या आशयाएं अंतिम नहीं हैं। भारत में संसद की सर्वोच्चता की चर्चा करने तो दूर रहा है, संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। तो इसी हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले ही भी समझा, फिर से यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने अनेक निर्णयों को इस बात से स्पष्ट कर दिया है कि जो संसद द्वारा जो वो खुद कानून बनाता है, यानी पार्लियामेंट जो स्वयं जो कानून बनाता है वो सर्वोच्च नहीं है। इस प्रकार से जो दोनों यानी कि सुप्रीम कोर्ट है और जो पार्लियामेंट है दोनों अपने अपने फील्ड में सुप्रीम होते हैं। यानी कि कहीं भी अगर कुछ फंसता है संसद के पार्लियामेंट में, अगर कोई कानून फंसता है या जहाँ पर पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं ले पाती, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्प करता है। तो इस प्रकार से दोनों अपने अपने फील्ड में सबसे सुप्रीमेसी हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो संविधान है उसने जो संसद का लोकतंत्र और जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको संसदीय जो सर्वोच्चता है इसको स्वीकार किया है। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, यानी कि वो डेमोक्रेसी और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं उसको बनाने में पार्लियामेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे पावरफुल बॉडी है। ठीक वहीं पर इसने एक संघात्मक व्यवस्था के आदर्श पे जो न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने, यानी कि जो जुडिशरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ये डिफाइन करके, यानी भी कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका डुअल मीनिंग निकल रहा हो, किसी भी पॉलिसीज़ का, किसी भी लॉ का, उस सिचुएशन में जो जुडिशरी है वो एक्चुअली जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको वो डिफाइन करती है जुडिशरी। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया। ऐसे जो भी फैसले हैं जो भी पार्लियामेंट द्वारा सुनाए गए हैं या ऐसे भी कोई कानून जो बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से विरुद्ध हों, जो अवैध हों, तो इस स्थिति में जो जुडिशरी है वो हेल्प करती है और वहाँ पर जो जुडिशरी है वो फैसले लेने पे मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो संसद को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये अधिकार मिला है कि न्यायालय की जो भी शक्तियाँ होती हैं उसमें जो विधि निर्माण का कार्य है वो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, आवश्यकता अनुसार करेगा। यानी कि जितने भी कहीं बहुत ज़्यादा नीड हुई वहाँ पर जो पावर ऑफ कोर्ट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके रिगार्डिंग लॉ क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से दोनों को उसने पावर दे रखा है, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है। किस प्रकार से जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के रिलेटेड कार्य कर सकती है, यानी पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा फैसला है जो संविधान के विरुद्ध है
उस पर वो लॉ बना सकती है, उस पर वह फैसला सुना सकती है। वहीं पे पार्लियामेंट जो है वो आवश्यकता अनुसार यानी भी कहीं भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने पर वो जो जुडिशरी है उस पर लॉ बना सकती है, किस प्रकार से जो उसका कानून व्यवस्था है, किस प्रकार से उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है पार्लियामेंट। तो इस प्रकार से इंडिया में दोनों को पावर दी गई है और दो इंडिया ने अमेरिका और ब्रिटेन की दोनों प्रिंसिपल से, जहां अमेरिका जो है जुडिशरी सुप्रीमेसी को मानता है, वहीं पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को ब्रिटेन मानता है। इन दोनों के मध्य में एक मिडिल वे फाइंड किया है इंडिया ने। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं। भारत में जाति स्तरीकरण के संदर्भ में सामाजिक असमानता के विचार की चर्चा करें। डिस्कस द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। यानी कि हमको जो जाति स्तरीकरण है, जिस प्रकार से भारत में जाति के आधार पर अलग अलग असमानताएं हैं, इस पे हम लोग को डिस्कस करना है। यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटी है रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इस पे हम लोग को डिस्कस करना है। तो आप जानते ही हैं कि वैदिक काल से इंडिया में जो जाति है वो अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस प्रकार से जो 4 कास्टिज्म है, 4 जाति हैं, वो वैदिक काल से ही हमारे यहाँ इंडिया हिस्ट्री से चली आ रही है। इससे पहले जो था, पहले की वैदिक काल के दौरान जो इसमें जो ये कास्ट सिस्टम था, जो ये जाति प्रथा थी, वो लोगों के कार्य के हिसाब से होती थी। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य कार्य को अपनाता था उस प्रकार से उसके कास्ट को निर्धारित कर दिया जाता था। परंतु बाद में धीरे धीरे क्या होता गया कि जो जाति का निर्धारण है ये लोगों के जन्म के आधार पर होने लगा, यानी कि उनके बर्थ के बेसिस पे होने लगा। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण के यहाँ कोई जन्म लेता है तो वही बच्चा ब्राह्मण कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो कास्ट सिस्टम है वो जन्म से आधार पर देखा गया। फिर धीरे धीरे जब हमारे यहाँ मुगल्स आए तो ये जो कास्ट सिस्टम है इसमें एक न्यू मुस्लिम कम्युनिटी शामिल हुई, और फिर जब ब्रिटिश सरकार आई तो इसने इन सभी को और भी ज़्यादा स्थिति बर्बर कर दी। वहाँ पर एक स्लेव जैसी अवधारणा देखने को मिली और साथ ही साथ ऐसी कई भी प्रकार के शोषण किए जाने लगे, जिससे जो स्थिति थी और भी ज़्यादा बदतर हो गई। तो यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से जो जाति है वो भारतीय समाज व्यवस्था है उसको एक प्रभावित करती है। जो भारत में जो सोशल फॉर्म्स हैं, जो सोशल कम्युनिटी है, उसको किस प्रकार से या इन्फ्लुएंस करती है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें जो जाति है इसमें एक डिसिसिव इन्फ्लुएंस रहा है, एक निर्णायक प्रभाव रही है। यानी कि इसका आप अपने आसपास के आज भी समय इसका प्रभाव देख सकते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति के होने की वजह से इसकी स्थिति में थोड़ा सा चेंज आया है। भारत में स्तरीकरण समाज और जाति व्यवस्था ने एक ऐसी पहचान है जो भारत के साथ साए की तरह रहती है। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आसपास अगर नज़र डालते हो तो आप ये पाओगे कि आज भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था जरूर है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएंगे या किसी भी आप जॉब में चले जाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार का भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज भी जो सामाजिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से निकल नहीं पाई है। हाँ, हालांकि पहले के समय इतना ज़्यादा कास्टिज्म आज के समय नहीं हो रहा है। यानी कि पहले अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते थे। एक कुआं होता था जहाँ से सारे लोग पानी भर सकते थे, उच्च जाति के लोग, वहाँ से जो निम्न जाति के लोग हैं वो पानी नहीं भर सकते थे। अगर उन्होंने उस कुएं को छू भी लिया है तो उस कुएं को पूरा साफ करते थे उच्च जाति के लोग। तो इस प्रकार से जो चीज़ें थी ये आज के समय हालांकि इतनी नहीं देखने को मिल रही हैं इतनी ज़्यादा, चूँकि साइंस है ये सब डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इससे लोगों की सोच डेवलप हो चुकी है, हर कॉन्सेप्ट के पीछे तर्क देने की चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, यानी कि लोगों की मेंटल कैपेबिलिटी भी डेवलप हुई है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होने से इस चीज़ की थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आज भी समाज पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट से निकल नहीं पाया है। इसी की वजह से जो गांधी जी थे उन्होंने हरिजन जैसे कॉन्सेप्ट को दिया, यानी कि हरि के जन, जो भगवान के जो लोग होते हैं, उन्होंने इस नाम से उनको संबोधित करके पुकारा, जो निम्न तबके के लोग होते हैं, जो अनटचेबिलिटी के शिकार थे। तो इस प्रकार से गांधी जी ने कॉन्सेप्ट को दिया। इसको समझते हैं कि भारत के समाज में साए की तरह आज भी जो जातिवाद है वो चिपका हुआ है। जो व्यक्ति की जो पहचान है उसके बर्थ से जोड़कर देखी जाती है। इससे कई प्रकार की जो विसंगतियां हैं, पिछड़ापन है और असमानता है और अंधविश्वास समाज में व्याप्त है। कई प्रकार की विसंगतियां हैं, कई प्रकार के मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की
अलग अलग स्मॉल कम्युनिटी को लेके, साथ ही साथ कई सारा पिछड़ापन है। तो लोग इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार से वो अमेरिकन जैसे सिविल सोसाइटी को टच नहीं कर पाए हैं। यही कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं। साथ ही साथ आज भी इनइक्वालिटीज़ हमारे आसपास देखने को मिलती है। क्या होता है कि जब किसी कास्ट को ऊपर समझने लगते हैं और जब किसी कास्ट को नीचे समझा जाता है, तो जो अपर कास्ट होती है वो निम्न कास्ट के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसका वो हनन करने लगती है। जो भी उनके अवसर हैं उनका वो हनन करती है, साथ ही साथ उनको उनके अधिकार को वह छीनने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो असमानता है वो भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। और कई प्रकार अंधविश्वास भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो भी मंदिर होते थे वहाँ पर जो प्रवेश होता था पहले के समय, वो उच्च जाति तक ही सीमित था। यानी कि उच्च जाति के लोग ही केवल वहाँ पर प्रवेश कर सकते थे, निम्न जाति के लोग नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से जो अंधविश्वास है ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे समझते हैं इसमें कि जातिवाद के कारण लोगों के जो भेदभाव की भावना है वो भी उत्पन्न होता है। जिससे समाज जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यानी कि मैं अपर हूँ, आप लोअर हो, आप अपर हो, मैं लोअर हूँ। इस प्रकार से समाज में एक जो भावना होती है एक दूसरे को देखने के प्रति वो भेदभाव वाली हो जाती है। और इस प्रकार से कई ज़्यादा आर्थिक हानि भी देश को उठानी पड़ती है। आगे समझते हैं, जातिवाद करने से एक जाति के लोग स्वयं को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जिससे समाज में एक तनाव की स्थिति यानी कि एक टेंशन अराइज होता है। कभी जाके कभी ना कभी तो उन जो निम्न जाति के लोग अपना जो असंतोष है वो किसी न किसी रूप में जरूर बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से असमानता और दंगे जैसी स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी जाति को छोटे समझने वाले जो लोग होते हैं वो उनके अधिकारों का हनन करते हैं। ये हमने अभी पहले ही आपको समझाया है कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनका बड़ी जातियों द्वारा अधिकारों का हनन होता है। इसके कारण जो समाज है इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति बढ़ती है और लोग जातिवाद से प्रेरित होकर ही अन्य जाति के लोग के अधिकारों और सुविधाओं को अनुचित मानने लग जाते हैं, जिसके कारण समाज में एक मॉरल वैल्यूज़ का पतन होता है। तो इस प्रकार से जो समाज है वो धीरे धीरे विघटित होने लग जाता है, धीरे धीरे टूटने लग जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अब जो अपर जाति के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी सुविधाएं, जो भी अधिकार निम्न जाति के लोग मिल रहे हैं इनको ये नहीं मिलना चाहिए, इनको एक स्लेव्स की तरह व्यवहार करना चाहिए, इनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो इसी वजह से जो मोरल वैल्यूज़ है समाज में, यानी कि एक प्रकार से सबको समानता मिलनी चाहिए, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं इनका पतन होता है और समाज धीरे धीरे इससे विघटित हो जाता है, धीरे धीरे समाज टूटने लग जाता है और हर तरीके से वो बैकवर्ड सिचुएशन में चला जाता है। तो आपने आई होप ये सब चीज़ समझ लिया होगा। आगे समझते हैं कि जातिवाद के कारण समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं वो समाजी से ही यानी कि जातवाद से ही जन्म लेते हैं। दहेज प्रथा ही क्यों? अब क्या कर दिया आपने, विवाह करने के लिए लोगों को एक सीमित वर्ग तक सीमित कर दिया। ये क्या होता है कि जो लड़की होती है वो एक खास वर्ग की है तो वो भी एक किसी खासी वर्ग में जा सकती है कि अब आप मजबूर हो, आप हमारे वर्ग में शादी कर सकते हो, तो लाइए आप इतना धन, एक फिक्स राशि आप इतना धन दीजिए तभी आप हमारे यहाँ शादी कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक कास्ट सिस्टम के आधार पर इस प्रकार के सिस्टम शुरू होते हैं। चूँकि एक जहाँ पर असमानता आती है उसी के बेसिस पे धीरे धीरे कई सारी असमानताएं जन्मने लगती हैं। ऐसे ही बाल विवाह चीज़ें देखने को मिलती थी। अब ये सिस्टम कहीं ना कहीं कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से समाज इससे निकल नहीं पाया। आज यदि कोई व्यक्ति जातीय नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे जाति से निकल जाने का भय होता है। इस प्रकार से व्यक्ति जातीय नियमों का पालन करता है। तो इसके पीछे एक ये भी रीज़न काम करता है कि अगर जो भी आदमी होता है वो इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो उसके खुद के जाति के द्वारा उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है या उसको सही सम्मान से नहीं देखा जाता। इस प्रकार से जो लोग हैं वो इसको फॉलो करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जाति प्रथा है वो हमारे समाज को खोखली करती जा रही है और इससे निकलने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारे प्रयत्न किए गए हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजर्वेशन। जो निम्न तबके के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनमें इक्वालिटी लाने के लिए रिजर्वेशन चलाया जा रहा है, जो भी हर 10 साल पर उसका रिन्यू होगा। और भी कई सारे प्रकार की अनुच्छेद, कई भी प्रकार के आर्टिकल्स लाए गए हैं जिससे अस्पृश्यता का अंत किया गया। और साथ ही साथ कई भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कई भी सारे जो योजनाएं हैं वो लोअर कास्ट को उठाने के लिए, उनके अधिकार देने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के पूरी तरह से समझ लीजिएगा। तो जो मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया था उस गेस्ट पेपर को आप सिंपल 3 स्टेप्स में ले सकते हैं। ये गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ।
इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। सबसे पहले आप पहले स्टेप में आप सिंपली आपका जो भी जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं, मेनली आप यहाँ पर MPSC 3 को ही लेंगे वहाँ पर, और साथ ही साथ आप किस भाषा में इसको लेना चाहते हैं उस भाषा को मेंशन करके आप मुझे मैसेज करें। मैसेज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि 7307204921 पर आपको मैसेज करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ पर आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं, या तो आप अपने फ़ोन में ही इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आप अपना पेपर का नाम बताएंगे, आप अपना लैंग्वेज बताएंगे, मेरे द्वारा आपको उसका एक कुछ सैंपल भेज दिया जाएगा और पेमेंट सिस्टम में वो भेज दिया जाएगा, और फिर आप उसके बाद आप अपना ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भेजेंगे और मेरे द्वारा आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल 3 स्टेप हैं, इस 3 स्टेप को आप फॉलो करके गेस्ट पेपर आप ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि यही मौका है। अगर आप बढ़िया नंबर ला लेते हैं तो आपको आगे चलकर इस पर कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आपकी सबसे पहले तो आपकी मार्कशीट को सबसे ज़्यादा ये सुंदर बनाएगा, और कहीं भी ज़्यादा इंटरव्यू में आपका जो मार्क्स होता है वो इम्पैक्ट करता है इंटरव्यूअर पे, और PhD के लिए भी आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करके उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली 3 स्टेप को आप फॉलो करें और गेस्ट पेपर आप जरूर लेकर इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो इस लेक्चर में इतना ही। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।